बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई ये वॉर जिसने भारत की पूरी तकदीर को बदल के रख दिया। उन दिनों भारत में मुग़ल डायनेस्टिक्स जो कि पूरा परचम लहरा रहा था। मुग़ल डायनेस्टिक्स का जो रूलर था जिसका नाम था बाबर। बाबर के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर के दरबार में उन दिनों सर थॉमस रॉय नाम का एक ब्रिटिश मैन रहा करता था। यहाँ पे 1601 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, लेकिन ट्रेड करने से पहले परमिशन की ज़रूरत होती है। अब परमिशन मिलता कैसे? परमिशन मिलता है मुग़ल डायनेस्टिक्स की वजह से। उन दिनों मुग़ल डायनेस्टिक्स का जो रूलर हुआ करता था जहांगीर। अंग्रेज़ जो थे वो बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि सर थॉमस रॉय को उनके दरबार में भेज दिया। ये सर थॉमस रॉय है, इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इसने पूरा एफर्ट लगाया जहांगीर को कन्विंस करने के लिए। फाइनली 1618 में जहांगीर कन्विंस हो जाता है और मान जाता है इस बात को, और 1680 में ही गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने के लिए बोल देता है। और इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर लिया। 1647 आते आते पूरे भारत में एक कंपनी की वजह से 23 कंपनियां खुल चुकी थी। अब इस तरीके से जो ब्रिटिशर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे। उनको ये अच्छा लग रहा था कि उन्होंने 1601 में आए और उनको परमिशन मिलता है 1618 में, और 1647 आते आते उन्होंने एक कंपनी की वजह से 23 कंपनियों का इनॉग्रेशन कर दिया। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद क्या होता है, शाहजहां आते हैं। शाहजहां मुग़ल डायनेस्टिक्स के अगले रूलर होते हैं। उनके बाद जो होते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइमिंग पीरियड होता है 1658 टू 1707 तक रहता है। औरंगजेब के टाइमिंग पीरियड में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आती है। जब वो ट्रेडिंग करने के लिए आती है तो औरंगजेब उसको परमिशन दे देता है और इस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में ट्रेडिंग करने लगती है। बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे थे वो लोग। लेकिन बंगाल को देखते हुए जो औरंगजेब था उसने क्या सोचा, क्यों ना बंगाल का कुछ डेवलप किया जाए, बंगाल को कुछ अलग किया जाए। तो उन दिनों मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना देता है। और मुर्शिद कुली खां क्या काम करता है, वे बंगाल जो कभी वेस्ट बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश कभी एक हुआ करता था, उसको वहाँ का जो कैपिटल था उसको चेंज कर देता है, ढाका से कर देता है मुर्शिदाबाद 1704 में। अब उसके बाद क्या होता है, मुग़ल डायनेस्टिक्स के जो अगले रूलर होते हैं जिनका नाम होता है बहादुर शाह। छोटे मोटे रूलर होते हैं। इनके बाद भी एक और रूलर आते हैं जिनका नाम रहता है जहादर शाह फर्स्ट। इनके बाद जो अगले रूलर आते हैं जिनका नाम होता है फ़र्रुखसियत। ये वो शख्स थे जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टिक्स के अच्छे रूलर माने जाते थे, लेकिन इनके बाद जो तमाम रूलर आए लेकिन उनके आने का कोई मतलब नहीं निकला। फ़र्रुखसियत ने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके टैक्सेस को पूरा माफ़ कर दिया और इस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्री हो चुकी थी। अब फ़र्रुखसियत ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का फर्स्ट नवाब बना देता है 1717 में। जो बंगाल का फर्स्ट नवाब बनता है मुर्शिद कुली खां, इसका टाइमिंग पीरियड रहता है 1717 टू 1727 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो नवाब आता है जिसका नाम रहता है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये बंगाल का अगला नवाब बनता है। इसका जो टाइमिंग रहता है 1727 टू 1739 तक। इसका एक सेनापति रहता है जो कि बहुत खास रहता है, जिसका नाम रहता है अली वर्दी खां। ये वो अली वर्दी खान था जिसके काम को देखकर मोहम्मद खान जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। तो इसने क्या किया, मोहम्मद अली खान ने, उसने
1728 में जनरल बना दिया अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां इस काम बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसके काम को फिर देखा और भी एक्साइटेड हुआ। उसने फिर उसको बिहार का डिप्टी सूबेदार बना देता है। इस तरीके से जो अली वर्दी खां था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने डिसाइड किया कि मैं और भी अच्छे काम करूँगा। लेकिन इंसान को छोटी छोटी अगर अचीवमेंट होने लगती है तो अब वो बड़ी चीज़ों के पीछे भागता है। ये इंसान की इच्छा होती है। तो इस तरीके से अली वर्दी खान की भी एक इच्छा थी कि वो बंगाल का नवाब बने। लेकिन होता क्या है, शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का अगला जो नवाब बनते हैं जिनका नाम रहता है सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 तक रहते हैं। लेकिन जब इस बात का अली वर्दी खान को पता चलता है कि मेरे रहते हुए सरफराज खान को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो उसने क्या सोचा, बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सरफराज खान को मार के रहूँगा। तो सरफराज खान को मारने के लिए उसने एक प्लानिंग किया और एक बैटल होता है जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ गिरा, 1740 में होती है। ये बैटल ऑफ गिरिया में एक तरफ सरफराज खान और एक तरफ अली वर्दी खां, ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसमें अली वर्दी खां सरफराज खान को मार देता है और इस तरीके से अली वर्दी खां जो 1740 में अपने आप को बंगाल का नवाब बना लेता है, अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर लेता है। और ये जो है इसका टाइमिंग पीरियड रहता है 1742 1756 तक रहता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा काम करता है अली वर्दी खां। अली वर्दी के बाद जो अगला नवाब आता है, अली वर्दी खान का ही एक ग्रैंडसन रहता है जिसका नाम रहता है सिराजुद्दीन दौला। बंगाल का अगला नवाब बनता है 1756 टू 1757 तक। ये बंगाल का नवाब बन जाता है। ये जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसने पहले से ये सोच रखा था कि ये चाहता था कि बंगाल के ज़मीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फोर्ट बना रही है, उसको रोकना चाहता था, इसको मना करने की कोशिश किया। और बात है यूरोप की, उन दिनों 7 ईयर वॉर चल रहा था यूरोप में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों आमने सामने थे। इन दोनों का आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता था। इस तरीके से ब्रिटिशर को लगता था कि कहीं इंडिया में भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमें नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जो सिराजुद्दीन दौला था उसने डिसाइड किया कि क्यों ना जो फोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पे किले बना रहे हैं, उस किलेबंदी को रोका जाए। तो सरफराज खान सिराजुद्दीन दौला वो काम करता है एक कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोनों को बुलाता है और बुलाने के बाद उन लोगों को कहता है कि अब तुम लोग टैक्स दोगे। फ़ारूक सियर ने जो तुमको कहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि फ़ारूक सियर ने जो तुम्हारे टैक्सेस को माफ़ किए थे अब वो नहीं चलेगा, अब तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सिराजुद्दीन दौला की बातों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नहीं मानती है और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है इसकी बातों को मान जाती है और वो एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं कोई किला नहीं बनाऊंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि मैं तो किला बनाऊंगा। इस सारी चीज़ों को देख के सिराजुद्दीन दौला ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उसने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए जो फोर्ट विलियम बना हुआ है उसको तोड़ के रहेगा, कैप्चर करके रहेगा। तो होता क्या है कि कैप्चर करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो इस तरीके से देखता है कि वहाँ पे ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा थे। और जब देखते हैं ब्रिटिशर कि सिराजुद्दीन दौला आ रहा है वो भाग जाते हैं। कुछ को सिराजुद्दीन दौला पकड़ लेता है और उन लोगों को कैप्चर करने के बाद एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। जब कमरे में बंद करता है तो 142 लोग थे उस टाइम। आज सुबह के टाइम जब वो खोलता है कमरे को, देखता है कि केवल 23 लोग जिंदे हैं, बाकी सब लोग मर गए हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज भाग चुके थे उन्होंने एक लेटर लिखा रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव उन दिनों मद्रास में रहा करता था। जब मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, एक लेटर मिला कि फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दीन दौला ने अटैक कर दिया है और वहाँ पे ब्रिटिशर को मार रखा है,
इस चीज़ को देखते रॉबर्ट क्लाइव का खून खोल उठा और उसने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिराजुद्दीन दौला को मार के ही रहूँगा। वो वहाँ से 3000 की सेना लेकर आता है बंगाल की तरफ। जब देखता है सिराजुद्दीन दौला कि अरे वो तो आ रहा है, मैं तो उसका सामना नहीं कर पाऊँगा, तो अलीनगर पीस एग्रीमेंट कर लेता है। अलीनगर पीस एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक शांति समझौता हो जाता है जिससे मामला सुलझ जाता है। वो फोर्ट विलियम जिसको कैप्चर करके रखा था सिराजुद्दीन दौला ने, अब उसको वापस से ब्रिटिशर को देना पड़ा। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, वो तो उसको लिया ही, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिशर ने और भी परमिशन ले लिया। कॉइन बनाने का परमिशन ले लिया, वो खुद का कॉइन बना सकते थे। दूसरा और परमिशन ले लिया कि खुद की अपनी आर्मी को रख सकते थे। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारी चीज़ें मिल चुकी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था, अब उसके मन में एक बात चल रहा था। अब वो उसके मन में ना एक चीज चल रहा था कि वो चाहता था कि सिराजुद्दीन दौला है उसको ख़त्म कर दे। तो सिराजुद्दीन दौला को ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं था। तो सिराजुद्दीन दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। उस मीर जाफ़र को अपने फेवर में कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव। जब मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के फेवर में हो जाता है तो ये दोनों मिलके, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र, ये दोनों मिलके चंदन नगर में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे क्या काम करते हैं, अटैक कर देते हैं। सिराजुद्दीन दौला को इस बात का जब पता चलता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं सब, तब वो इनको सबक सिखाने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दीन दौला दोनों ही मिलके 50,000 की सेना को साथ में लेकर रॉबर्ट क्लाइव के पास चलते हैं वॉर के लिए। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ सिराजुद्दीन दौला और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों आमने सामने थे। 50,000 की सेना एक तरफ थी, एक तरफ 30,000 की सेना थी। अब वो दोनों सेना आपस में लड़ाई करने के लिए चलती है। बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया जाता है। अब वो बैटल ऑफ प्लासी जिसने पूरे भारत की तकदीर को बदल के रख दिया, जिसमें क्या होता है कि सिराजुद्दीन दौला मारा जाता है और मीर जाफ़र इस तरीके से बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बोल के रखा था कि अगर सिराजुद्दीन मारा जाता है तो तुमको बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा। इस तरीके से बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र बन जाता है। और जो मीर जाफ़र था ये कठपुतली बन चुका था, किसका, ब्रिटिशर का। अब ब्रिटिशर जिस तरीके से बोलते थे मीर जाफ़र उस तरीके से काम करता था। इस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में केवल ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। उम्मीद है कि ये आपको बैटल ऑफ प्लासी समझ में आई होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।